Dear student, a very good morning to all of you. As you know, that we are discussing about the chapter 7 of the BNSS, which talks about the process to compare the production of things. Under this chapter 7, it has been divided into the three subclasses. Subclass first is someone to produce, which we have already discussed. The second subclass talks about the search warrant, which we have already discussed, and the third subsection talks about the general provision related to searches. यानी कि तीसरा जो section we are now going to discuss, that is this section. इसके पहले थोड़ा सा हम देखें सेक्शन 102 टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन एक्स्ट्रा ऑफ द सर्च वारंट। अगर सर्च वारंट इशू किया गया है तो जो डायरेक्शन है, निर्देश है, इसके संबंध में सेक्शन 102 बात करता है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 एंड 81 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट। यानी कि ये सेक्शन जो है ये सभी सर्च वारंट पर अप्लाई करेगा इशू अंडर सेक्शन 96, 97, 98। यानी कि तीन ऐसे सेक्शन एंड सेक्शन 100, यानी कि चार ऐसे सेक्शन है 96, 97, 98 और 100। इस चार सेक्शन पर जो है वो ये बीएनएसएस की धारा 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 जो कि सर्च के संबंध में बात की गई है, ये अप्लाई करेगा। साधारण सी बात करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस सब सेक्शन सर्च के बारे में प्रावधान बताते हैं, ये सारे प्रावधान जो है सेक्शन 96, 97, 98 और 100 पर भी अप्लाई करेंगे। सामान्य सी बात सेक्शन 102 अब बताता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 103 टॉक्स अबाउट द पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। यानी कि ऐसा क्लोज प्लेस है जो कि किसी पर्सन के चार्ज में वो सर्च के लिए जो है वो अलाउ करेगा। इस संबंध में सेक्शन 103 से प्लस 1 टॉक्स अबाउट द व्हेनेवर एनी प्लेस लायबल टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर। इस संहिता के अंतर्गत अगर किसी प्लेस में सर्च इत्यादि करना है तो इस क्लोज्ड, अगर वो इस प्लेस क्लोज्ड है, बंद है, एनी पर्सन रिसाइडिंग, ऐसा व्यक्ति जो उस पर रिसाइड कर रहा है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, या उस स्थान का जो स्थान जहां पर सर्च किया जाना है वो उसके किसी व्यक्ति के चार्ज में है। शैल ऑन द डिमांड ऑफ ऑफिसर, यदि कोई ऑफिसर उसके अंदर आने का डिमांड करता है यानी आज्ञा लेना चाहता है, और एनी अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, यानी कोई अदर व्यक्ति जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उस स्थान पर प्लेस करना चाह रहा है जहां पर कि ऐसा क्लोज डोर है, एंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द वारंट, और वो वारंट उस व्यक्ति को दिखाता है जो इस प्लेस का इंचार्ज है या जो व्यक्ति उस घर में रह रहा है उसके मालिक को वारंट दिखाता है। अलाउ हिम फॉर फ्री इंग्रेस देयरटू एंड अफोर्ड ऑल रिजनेबल फैसिलिटी फॉर ए सर्च देयरिन। एक सामान्य सा दोस्तों एक क्लॉज है, वो 103 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जब भी किसी स्थान पर जहां पर सर्च किया जाना है या सर्च एंड इंस्पेक्शन किया जाना है इस संहिता के अधीन, अगर वो बंद है तो जो भी व्यक्ति वहां रहता है या जिसके भी चार्ज में वो स्थान है, जो भी व्यक्ति सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कराने गया है वो अगर उस सर्च वारंट को दिखाता है उसके डिमांड करने पर, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो जिसके पोजीशन में ऐसा स्थान है वो ऐसे सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर को जो है उस स्थान पर आने की परमिशन देगा और सारा मदद करेगा ताकि वो व्यक्ति वो अंदर आके जो है वो प्रॉपर सर्च कर सकता है। और ऐसी स्थिति में सर्च के दौरान अगर कोई व्यक्ति रिसिस्ट करता है, जो पर्सन रिसाइडिंग है सर्च वाले प्लेस पर, या फिर जो इंचार्ज है वो कोई आनाकानी करता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो सारी फैसिलिटीज जो है कि वो उस स्थान पर इंटर कर सके, वो सारी फैसिलिटीज जो है उस सर्च वारंट वाले ऑफिसर को प्रदान की जाएगी, यानी कि जिससे कि वो उस स्थान की सामान्यतः तलाशी ले सके। ये बात सेक्शन 103 के सब क्लॉज 1 में कहा गया, यानी कि जिस व्यक्ति के पोजीशन में, जिस व्यक्ति के इंचार्ज में वो स्थान है जो कि बंद है, उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सर्च वारंट जो भी एग्जीक्यूट करने आया है उसको एक सुगमता से उस स्थान में प्रवेश कराए। सेक्शन 103 का क्लास 2 ये कहता है, इफ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन, द ऑफिसर और द अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मे प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइडेड सबसेक्शन 2 ऑफ द 44। सेक्शन 2 ऑफ द 44, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यदि ऐसा स्थान जो बंद है या
इंचार्ज अलाउ नहीं कर रहा है, यानी कि जिस स्थान पर तलाशी ली जानी है, सर्च किया जाना है, उस स्थान पर जो मालिक इंचार्ज है वो उसे आने की इजाज़त नहीं दे रहा है या बंद पड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 44 के सब क्लास 2 का सहारा लिया जा सकता है। और सेक्शन 44 का सब क्लास 2 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला अधिकारी के पास यह अधिकार है कि या खिड़की से या बाहर के दरवाजे को तोड़ते हुए भी वो उतना आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है जितना कि वो एंट्री करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 103 का सब क्लास 3 ये कहता है वेयर एनी पर्सन और about such place is reasonable suspect of the concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। जिस स्थान पर तलाशी ली जानी है, जिस स्थान पर सर्च किया जाना है, यदि वहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नज़र में उस व्यक्ति संदिग्ध है, यानी सस्पेक्टेड पर्सन की बात यहाँ की जा रही है, कोई भी सस्पेक्टेड ऑफ द काउंसिलिंग पर्सन की बात की जा रही है कि ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर मौजूद पाया जाता है, जो भी व्यक्ति सर्च वारंट एग्जीक्यूट कराने गया है, उस पुलिस अधिकारी को लगता है कि ये सस्पेक्टेड है या चोरी की वस्तु को वो प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहा है उस स्थान पर, तो ऐसे स्थिति में सर्च जो अधिकारी है, जो पुलिस ऑफिसर है, उसको ये अधिकार है कि वो ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन की भी तलाशी ले सकता है और उसकी भी सर्च वो कर सकता है। और यहाँ पर अगर ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन अगर कोई वीमेन है तो ऐसी स्थिति में किसी वीमेन ऑफिसर के द्वारा ही पूरी डिसेंसी के साथ जो है ऐसी वीमेन का सर्च किया जाना चाहिए। एकदम साधारण का सेक्शन है जो कि हम लोग अर्लियर तमाम सेक्शंस में इस क्लॉज को भी हम देख चुके हैं। सेक्शन 103 का सब क्लास 4 ये कहता है बिफोर मेकिंग ए सर्च अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत सर्च करने से पहले द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 पर्सन, यानी सर्च करने से पहले कौन सी प्रोसीजर पुलिस अधिकारी के द्वारा जो सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने गया है उसके द्वारा कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, ये सेक्शन 103 का 4 ये कह रहा है कि सर्च करने से पहले जो सर्च अधिकारी है वो दो कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट ऑफ द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में रहने वाले दो किसी भी सम्मानित व्यक्ति को वो बुलाएगा in which to the place to be searched, जिस स्थान पर सर्च किया जाना उस स्थान पर जो भी लोकेलिटी है उसमें दो सम्मानित व्यक्तियों को वो सर्च करने से पहले बुलाएगा। और of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available, अगर वहां पर कोई दो रेस्पेक्टिव पर्सन नहीं है तो किसी अन्य जगह के लोकल एरिया से वो दो रेस्पेक्टिव पर्सन को बुलाएगा और is willing to be witness to the search to attend and witness the search and may be issue an order in writing to them or any of them so to do। यहाँ पर भी ये प्रक्रिया बताई गई कि सर्च अधिकारी जो है सर्च वारंट करने वाला, सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला अधिकारी क्या करने की कौन सी फॉर्मेलिटी करनी होगी सर्च के दौरान। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस संहिता के अधीन कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति जो सर्च वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो सर्च करने से पहले जो है उस एरिया के दो से अधिक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को जहां सर्च किया जाना है वहां के रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को बुलाया जाएगा। अगर वहां पर नहीं मिल रहा है तो उसी के एडजेसेंट किसी लोकेलिटी से वो दो रिपोर्टेड पर्सन को बुलाएगा और उसके सामने जो है उसके सामने ही वो सर्च किया जाएगा। अगर आप सवाल उठता है कि कौन सा व्यक्ति को हम रिपोर्टेड कहेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग टीचर है, प्रोफेसर्स को बुला सकता है उस लोकेलिटी में रह रहा है, या प्रधान को या सभासद को या चेयरमैन को या कोई और व्यक्ति जो कि उस लोकल एरिया का जो है वो सम्मानित व्यक्ति है उसको बुलाकर उसके सामने सर्च करेगा। यहाँ पर सेक्शन 5 में बताया गया द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, जो भी रिपोर्टेड व्यक्ति है उसके प्रेजेंस में सर्च किया जाएगा। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड टू द कोर्स ऑफ सच सर्च, उस सर्च के दौरान जो भी चीजें पाई जाती है उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। एंड द प्लेसेस इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड, उस प्लेसेस की भी लिस्ट बनाई जाएगी जहां से कोई एक
वो आर्टिकल जो कि पाया जाता है उस प्लेस में जो आर्टिकल पाया जाता है उस सबकी एक लिस्ट बनाई जाएगी एंड शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर और अदर पर्सन एंड साइन बाय सच विटनेस। और एक जो रिपोर्टेड व्यक्ति जिसके सामने सर्च किया जा रहा है उसके सिग्नेचर लिया जाएगा विटनेस के द्वारा। But no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless especially summoned by it। ये भी बहुत आसान सेक्शन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 5 ये कह रहा है, 103 का सेक्शन 5 ये कहता है कि सर्च हमेशा विटनेस की प्रेजेंस में लिया जाएगा, क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी जब भी सर्च करने जा रहा है तो सबसे पहला उसका कर्तव्य है कि सर्च करने से पहले उस लोकेलिटी के 2 सम्मानित व्यक्तियों को बुलाएगा और उसके सामने वो सर्च करेगा। और सर्च के दौरान जो दो विटनेस या 2 से ज़्यादा विटनेस भी है उसको बुला सकता है, उसके सामने सर्च करेगा। और सर्च के दौरान जो भी आर्टिकल्स, जो भी बरामद, जो भी चीज़ें पाई जाती है, संदिग्ध चीज़ें पाई जाती है जिसको कि सर्च वारंट के दौरान सीज किया जा रहा है, उसकी एक लिस्ट बनाएगा। कहाँ से वो सामान सीज की जा रही है, किस किस जगह से उस सामान सीज की जा रही है, उस बाकायदे उसका विवरण देते हुए वो लिस्ट बनाया जाएगा। और उस लिस्ट पर जो है वो विटनेस के सिग्नेचर कराए जाएंगे। अगर आप पिक्चर एक अभी नई मूवी आई थी रेड, उसमें अगर आप देखेंगे तो सर्च वारंट का जो प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें पूरा आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि लगेगा कि 103 की पिक्चर ही चल रही है कि किस स्थान पर कहाँ पर कौन कौन से सामान की बरामदगी होती है। और वो जब भी सर्च वारंट का जो एग्जीक्यूट कर रहा अधिकारी वो हर एक स्थान पर उस व्यक्ति को भी ले जाएगा जिसके प्लेस में वो सर्च किया जा रहा है, या उसका ऑक्यूपेंट जो है उसको भी जाके दिखाएगा, देखिए इस स्थान पर जो है ये चीज़ जो है वो बरामद किया गया है। तो सारी एक बाकायदे उसकी लिस्ट बनाएगा, डिटेल लिस्ट बनाएगा, उसमें 2 विटनेस के सिग्नेचर लिया जाएगा। और इसलिए सारा प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है, अभी आगे बताऊंगा, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जा रही है कि बाद में कोई लिस्ट में हेराफेरी ना हो जाए या उसमें कोई मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए दोनों रिपोर्टेड पर्सन की या उससे ज़्यादा रिपोर्टेड पर्सन की जो है वो उस पर सिग्नेचर कराई जाती है। और यहाँ पर ये भी है कि जो विटनेस उस वक्त जो सिग्नेचर करता है जारी सर्च के दौरान जो मौजूद रहता है, जो कोई जरूरी नहीं है कि जब ट्रायल कोर्ट जो ऐसे इस मामले का ट्रायल चल रहा है तो इस विटनेस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, इसकी कोई और ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी कोर्ट को लगता है कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ हेराफेरी हुई है, तो ऐसे स्थिति में उस वक्त जो विटनेस प्रेजेंट था उसको जो है वो समन देके बुला सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर जो है विटनेस को जो है तलाशी के दौरान जो विटनेस सिग्नेचर करता है उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जाता है। यहाँ पर अब आप आई सबसेक्शन 6 की बात करें, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च, जिस स्थान पर सर्च किया जा रहा है उसका जो ऑक्यूपेंट है, और सम पर्सन इन हिज बिहाफ, या उस ऑक्यूपेंट के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति, शैल इन एवरी इंस्टेंस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च के दौरान जिस स्थान पर सर्च किया जा रहा है उसका मालिक या उसके मालिक के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति जो है पूरे सर्च के दौरान वो मौजूद रहेगा। एंड कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन, इस अभी जो हम लिस्ट की बात कर रहे थे कि डिटेल लिस्ट बनाई जाएगी, उस डिटेल लिस्ट की कॉपी जो है साइन बाय द सेड विटनेस के साइन द्वारा साइन करा के सर्च वारंट वाले एग्जीक्यूशन कराने वाले व्यक्ति प्लस विटनेस के सिग्नेचर किया हुआ, साइन किया हुआ जो लिस्ट है वो जो है शैल बी डिलीवर, यानी हर स्थिति में या तो ऑक्यूपेंट को या उसके बिहाफ पर किसी व्यक्ति को वो डिलीवर करेगा। यानी कि ये इसलिए किया जाएगा कि ताकि भविष्य में कभी जब भी ट्रायल चल रहा हो इस मामले का, तो ऐसी स्थिति में ना ऑक्यूपेंट और या उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति जो इसको लिस्ट दी गई है स्पष्ट रूप से कहे कि यही वो सामान की जब्ती की गई है जो सामान जो है वो कोर्ट में दिखाया जा रहा है। तो ताकि यहाँ पर सेक्शन 6 स्पष्ट रूप से कहता है कि जहाँ भी सर्च चल रहा है वहाँ का ऑक्यूपेंट या उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति जो है पूरे सर्च के दौरान मौजूद रहेगा, और उस जो वस्तु जिस स्थान पर सर्च के दौरान सीज की जाती है उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और लिस्ट को जो है सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने वाला अधिकारी प्लस 2 विटनेस या 2 से ज़्यादा विटनेस का सिग्नेचर लिया जाएगा, और इस लिस्ट को जो है ऑक्यूपेंट को जो है भी दी जाएगी जिसके स्थान पर ये सर्च किया जा रहा है, या ऑक्यूपेंट के बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को वो लिस्ट दे दी जाएगी।
सेक्शन 103 का सेवन क्लास ये कहता है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3। ये सेक्शन 3 के अंतर्गत अगर यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति सर्च के दौरान पाया जाता है तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है। उसी के बारे में सेक्शन 7 बताया गया है कि व्हेन एनी पर्सन सर्च अंडर सबसेक्शन 3 अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन possession of shall be prepared and a copy of thereof shall be delivered to such person। यानी सेक्शन 3 के अंदर हमने अभी बताया था कि अगर सर्च के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसकी भी तलाशी ली जाएगी और उसकी तलाशी के दौरान जो भी उसके पोजीशन में कोई भी संदिग्ध चीजें पाई जाती है उसकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस पर भी सिग्नेचर होंगे और उस सिग्नेचर वाले की एक कॉपी जो है जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई है उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। सेक्शन 103 का 8 क्लास ये कहता है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल काउज रिफ्यूज और निग्लेक्ट टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर द सेक्शन व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डिलीवर और टेंडर टू हिम शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ द बीएनएस 2023। यहाँ दोस्तों ये सेक्शन 103 का क्लॉज सबका 8 ये बताता है कि अगर कभी भी जब भी कोई व्यक्ति सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने जा रहा है और उस वक्त वो किसी रिपोर्टेड पर्सन को नोटिस देता है कि आप जो है विटनेस के तौर पर आप वहाँ उपस्थित हुई और वो व्यक्ति विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के उपस्थित नहीं होता है, यानी विटनेस बनने को पहले तो विटनेस उपस्थिति नहीं होता है या उपस्थित होता है तो विटनेस बनने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 222 के अंतर्गत ये अपराध करता है। धारा 222 में स्पष्ट करती है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है और उसने उस व्यक्ति से अपेक्षा की है या ऑर्डर दिया है और उसके ऑर्डर को मानने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में बीएनएस धारा 202 जो है वो उसके अंतर्गत ये इसको लायबल माना जाएगा और इस धारा 202 में जो है 1 भाग की सजा या 500 से लेकर 2,500 जुर्माने तक का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को जिसको पुलिस अधिकारी चाहता है कि विटनेस के समय उपस्थित हो वो नहीं उपस्थित होता है या फिर उपस्थित होके वो विटनेस बनने को अनिच्छा व्यक्त करता है, निग्लेक्ट करता है या उपेक्षा करता है, तो ऐसी स्थिति में वो धारा बीएनएस की धारा 222 के अंतर्गत वो अपराध का दोषी माना जाएगा। उसे कम से कम 6 महीने की सजा, उसे अधिकतम 1 माह की सजा या 500 से लेकर 2,500 रुपये जुर्माना या दोनों दिया लगाया जा सकता है। अब आइए दोस्तों ये पूरा का पूरा जो 8 क्लास जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन 104 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जिस लोकल जुरिडिक्शन वाले कोर्ट ने कोई सर्च वारंट इशू किया है उसके जुरिडिक्शन के बाहर कोई अगर सर्च किया जाना है विच इशू इन द सेम एनी ऑफ द थिंग फॉर विच सर्च इज मेड आर फाउंड सच थिंग together with the list of the same prepared under the provision there herein after contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein then to such court in which case the list and the things shall be immediately taken before such magistrate and unless there be a good cause to the contrary such magistrate shall make an order authorize them to be टेकन टू सच कोर्ट। थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा कि जहां भी कोई सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन ऐसे प्लेस पर करना है जो कि लोकल कोर्ट जिसने कि सर्च वारंट इशू किया गया है उसके क्षेत्राधिकार के बाहर वो प्लेस है, यानी कि जिस लोकल जुडिक्शन में कोई सर्च वारंट इशू किया है लेकिन सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन जो है उसके लोकल जुडिक्शन से बाहर किया जाना है, तो सर्च के दौरान अगर कोई वस्तु पाई जाती है और या जो भी चीजें पाई जाती है उसकी एक डिटेल लिस्ट बनाई नहीं होगी और उसको उसी मजिस्ट्रेट के पास भेजनी होगी जिसने कि सर्च वारंट इशू किया गया है। मैंने कि अगर क्षेत्राधिकार के बाहर भी कोई सर्च किया जा रहा है तो उस बाकायदे उसकी पुनः उसी तरह से 103 की जो लिस्ट होती है उस तरह से लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट बनाकर उस सारे वस्तु को या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को वो जो सारी चीजें जो है वो सीज करके जो है उसकी एक लिस्ट बनाकर जो है उस मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी जिसके पास ये
जिसने कि सर्च वारंट इशू किया है। ये सामान्य नियम है। आपराधिक ये सामान्यतः ऐसे ही नियम है, लेकिन आपराधिक मामलों में एक्सेप्शनल केसेस में ये हो सकता है कि यदि लोकल जुडिक्शन वाला मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, कि जिस मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू किया गया है उस वक्त वो मजिस्ट्रेट उस वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो जिस जगह पर वो सामान बरामद हुआ है उसके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट में जो है उस सामान की पूरी जो है लिस्ट और सामान जो है वहां पर सपुर्द कर देना होगा। सामान्यतः नियम है कि जिस मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू किया है उसी को कोर्ट में होना चाहिए। आपराधिक परिस्थितियों में अगर वो मजिस्ट्रेट नहीं है उस कोर्ट में, तो फिर जिस बाहर वाले लोकल जुडिक्शन में जो सामान की बरामदगी हुई है उसके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो सारी सामान की लिस्ट और सामान जो है वहां पर सबमिट करना होगा सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन करने वाले पुलिस अधिकारी को। अब आइए सेक्शन यहाँ पर तीसरा पार्ट भी हमारे डिस्कस जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्च। अब सर्च के संबंध में सारे के सारे प्रावधान जो है क्लॉज बी और क्लॉज सी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कुछ मिसलेनियस क्लास जो है, यानी कि कुछ अनेक अदर क्लास जो है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्शन 105 टॉक्स अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। एक नई संहिता ये बीएनएसएस में जो हमने अर्लियर भी डिस्कशन किया था कि बीएनएसएस में ज़्यादातर जो नए प्रावधान उनको ऑपरेशन इसलिए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मींस का सदुपयोग जो है ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। इसी के संबंध में ये नया सेक्शन में सेक्शन 105 में एक नई धारा जोड़ी गई है। उसमें कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ ए प्लेस, जिस जगह पर सर्च किया जा रहा है उस प्लेस का, और टेकिंग पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और उस सर्च के प्लेस पर कोई प्रॉपर्टी या कोई आर्टिकल या कोई थिंग्स, तीन चीजें, कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है, कोई सामान पाया जाता है या कोई अदर थिंग पाया जाता है अंडर दिस चैप्टर under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by the witnesses shall be recorded through any audio video electronic means, preferably mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to the DM, SDM or first class judicial magistrate। साफ साफ ये नया सेक्शन जोड़ा गया दोस्तों। इसमें साफ साफ कहा गया है कि धारा 105 में ये बताया गया है कि जहां भी किसी स्थान पर सर्च किया जाना है वहां पर जो है अगर कोई प्रॉपर्टी, आर्टिकल या थिंग पाया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो जो कि धारा 185 में बताई गई है, तो उसकी एक डिटेल लिस्ट बाकायदे बनाई जाएगी और डिटेल लिस्ट में बाकायदे 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे और जब्त की गई वस्तुओं की पूरे जो भी जिस स्थान पर सर्च किया जा रहा है, सीजर किया जा रहा है, सामान की बरामदगी की जा रही है, उस सब की एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ये ज़्यादातर ये कोशिश की जानी चाहिए कि ऑडियो प्रिफरेबली बाय द मोबाइल फोन ही होनी चाहिए। और उसके बाद सर्च की गई सारी चीज़ें जो है या तुरंत विदाउट एनी डिले जो है डीएम को, जो लोकल एरिया वाले डीएम को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है तुरंत जो है उसके कोर्ट में फॉरवर्ड कर देनी होगी। ये सेक्शन 105 की बात की गई है। अब आइए सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस अधिकारी कब उनकी परिस्थितियों में कुछ प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये मिसलेनियस क्लास है, यानी कि उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ और भी क्लास है जो कि सर्च और सीजर के बारे में प्रावधान करते हैं। Section 106 one clause talks about the any police officer may seize any property which may be alleged or which create suspicion of the commission of any offense। यानी कि पुलिस अधिकारी को ये पावर है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसको लगता है कि वो आरोपित प्रॉपर्टी, एलिज प्रॉपर्टी है या फिर किसी क्राइम में वो प्रॉपर्टी यूज हुई है, उस प्रॉपर्टी को वो तुरंत जो है वो चाहे तो सीज कर सकता है। यानी कि उसको पुलिस अधिकारी के नज़र में रखना चाहिए कि वो सस्पेक्टेड या स्टोलन प्रॉपर्टी है और वो जिस परिस्थितियों में पाई गई है वो किसी क्राइम के कमीशन होने के संबंध में वो इंगित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। दूसरा है सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल फॉरविथ रिपोर्ट टू द सीजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी।
दूसरा ये प्रॉपर्टी जो पुलिस अधिकारी के संबंध में प्रावधान बनाता है, यदि वो व्यक्ति जिसने की प्रॉपर्टी सीज किया गया है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नहीं है, यानी किसी थाने का एसएचओ नहीं है, उसके नीचे का कोई लेवल का कोई अधिकारी पुलिस अधिकारी है, यानी एएसआई है, एसआई है, एएसआई है, तो ऐसी स्थिति में वो सर्च की गई प्रॉपर्टी की रिपोर्टिंग तुरंत जो है संबंधित थाने के एसएचओ यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को तुरंत वो करेगा। तीसरा है एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सब सेक्शन 1, इस धारा के अंतर्गत अगर कोई काम पुलिस अधिकारी द्वारा कोई सर्च की जा रही है तो शैल फॉरविथ रिपोर्ट द सीजर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिशन, उस थाने के अंतर्गत आने वाले नियर मजिस्ट्रेट को जो है वो पुलिस अधिकारी उस सर्च की तुरंत सूचना या रिपोर्ट भेजेगा। एंड वेयर द प्रॉपर्टी सीज इन सच दैट इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट और वेयर देयर इन डिफिकल्टी इन सर्चिंग प्रॉपर्टी accommodation for the custody of such property or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person on his executing bond undertaking the produce the property before the court as and when required। बड़ा सेक्शन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। जो 106 का सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी को जो मजिस्ट्रेट ने इस सेक्शन के क्लॉज 1 में पावर दे रखा है कि वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, अगर वो प्रॉपर्टी सीज करने के पश्चात जो सर्च रिपोर्ट बनाई है वो तुरंत मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी और वो प्रॉपर्टी जो सीज की गई है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो प्रॉपर्टी सीज की गई है यदि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो सुगमता से न्यायालय में ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायालय में उसे प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, जो कि पुलिस अधिकारी ने जो प्रॉपर्टी सीज की है वो साधारणता सुगमता से कन्वीनियंटली जो है न्यायालय में ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती है, जैसे कोई मान लीजिए कोई अचल संपत्ति है ऐसी स्थिति में, या फिर दूसरा है जहां वो प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए उचित प्रॉपर स्थान में अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि अभिरक्षा में है जिस स्थान पर वहां पर उसे प्रॉपर्टी को प्रोक्योर करने में कठिनाई हो रही है, या जहां प्रॉपर्टी को पुलिस सस्पिशली निरंतर रखना जाना, जहाँ की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कि निरंतर रखा जाना यानी कंटिन्यूसली रखा जाना इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आवश्यक नहीं, यानी कि 3 चीजें दोस्तों यहाँ बताई गई है कि प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, दूसरा प्रॉपर्टी जो अभिरक्षा में रखी गई है वो उचित स्थान में रखने में कठिनाई हो रही है कि प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में उसको नहीं रखा जा रहा है, या फिर पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम है उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर देखरेख करना ताकि वो इन्वेस्टिगेशन, या फिर वो ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में दे देगा, और जो जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा उससे ये बॉन्ड अंडरटेकिंग ले लेगा कि जब भी कभी कोर्ट में इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़े तो वो उस कोर्ट में जो है वो उसके या फिर न्यायालय जैसा भी डिस्पोजल का आदेश दे इस प्रॉपर्टी के संबंध में वो ऐसा कार्रवाई करेगा। यानी कि पुलिस को जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अपनी अभिरक्षा में रखे, उस पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से वो प्रॉपर्टी उसके लिए आवश्यक नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अंडरटेकिंग लेकर यानी कि बॉन्ड बनाकर उसको दे दिया जाएगा और इस बॉन्ड में साफ साफ लिखा रहेगा जब भी कभी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी इस प्रॉपर्टी वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगा, या फिर जैसा भी कोर्ट डिस्पोजल का आदेश देगी उसी के अनुसार वो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेगा। ये सेक्शन 106 का सब क्लॉज 3 कहता है। यहाँ पर प्रोवाइडेड है यानी कि एक शर्त है दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू द स्पीडी एंड नेचुरल डीके and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of the such property is less than 500 rupees, it may forthwith be sold by auction under the order of the superintendent of police and the provision of the section 503 and 504 shall as nearly as may be practicable apply to the net proceeds of such sale।
दोस्तों यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 106 सब क्लॉज 3 में कि पुलिस सब क्लॉज 1 के अंतर्गत अगर पुलिस ने किसी ऐसे प्रॉपर्टी को जब्त की है जिसका कि नेचर पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल का नेचर का मतलब होता है दोस्तों कि वो प्रॉपर्टी ऐसी की गई है जो नेचुरल डिके की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो जो है वो उसको तुरंत अगर यूज नहीं किया गया तो समाप्त हो सकती है, यानी कोई यानी फ्रूट्स वगैरह है या कोई जो खाने योग्य वस्तु है वो चीज है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी के पोजीशन वाला व्यक्ति अगर अननोन है या फिर अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रॉपर्टी की कीमत 500 रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का आदेश दे सकता है। यानी कि शर्त यह है कि जो जब्त की गई प्रॉपर्टी है वो नेचुरल डीके का है। नेचुरल डीके का सामान तो हम लोग ये करते हैं कि अगर तुरंत उसको कंज्यूम नहीं किया गया, तो कोई फ्रूट्स है, कोई खाने योग्य वस्तु है, तो वो प्रॉपर्टी वो क्षय हो जाएगी, वो हास हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी की कीमत अगर 500 रुपए से कम है तो ऐसी स्थिति में सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है इस संहिता के 503 और 504 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है वो प्रॉपर्टी को सेल करने का यानी ऑक्शन करने का आदेश दे सकता है सुपरिटेंडेंट पुलिस। शर्त यह है कि प्रॉपर्टी की कीमत 500 रुपए से कम होनी चाहिए, प्लस उसका मालिक नहीं मिल रहा है, और तीसरी चीज जो है वो जो है प्रॉपर्टी जो है हमेशा जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के ऑर्डर से ही उसकी नीलामी की जा सकती है। सेक्शन 107 which talks about the attachment for features or restoration of property. It is a very long section. If you see that under this section there are 8 sub sections. So ये सेक्शन काफी बड़ा सेक्शन है, उसको काफी हम लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे। Section 107 sub clause 1 talks about the where a police officer making an investigation, जहाँ भी पुलिस अधिकारी या आयोग जो भी किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, has reason to believe, उसे विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है, that any property is derived or obtained, जो भी प्रॉपर्टी डिराइव की गई या ऑब्टेन प्राप्त की गई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली, एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, वो प्रॉपर्टी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज हुई है, और फॉर्म ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या किसी अपराध के कमीशन में उसका प्रयोग किया गया है, ही में वो जो है चाहे तो विद द अप्रूवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के अप्रूवल के पश्चात, और कमिश्नर ऑफ द पुलिस, दो चीजें कही, या तो एसपी का अप्रूवल लेगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नर का अप्रूवल लेने के बाद मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा। ऐसा आयोग जो है या पुलिस ऑफिसर जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, और ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, दो चीजें हैं, या तो मजिस्ट्रेट खुद उस मामले का संज्ञान ले और कमिट टू फॉर ट्रायल, या ऐसे मामले को कमिट कर दे ट्रायल कोर्ट के, यानी कि नीचे वाले कोर्ट ऊपर वाले कोर्ट को कमिट कर सकता है, या ट्राई टू केस, या उस केस को खुद ट्राई करे फॉर द अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के संबंध में। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, पुनः मैं इसको रिवाइज करूं कि जहां पुलिस ऑफिसर जो है जो कि किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसे विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली और अनडायरेक्टली जो है किसी क्राइम में या तो शामिल है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे मामलों में आयोग जो है पुलिस ऑफिसर जो है जिसको जो मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके पास ये अधिकार है कि वो या तो एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेने के बाद, या फिर पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेने के बाद, पुलिस कमिश्नर से पब्लिकेशन लेने के पश्चात जो है वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा, और उस एप्लीकेशन में वो 3 रिक्वेस्ट कोर्ट को कर सकता है। या तो रिक्वेस्ट नंबर 1 ये करेगा कि जो है उस केस का जो है वो संज्ञान ले, कोर्ट खुद उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है उस केस का संज्ञान ले, या फिर उस केस को ट्रायल कर दे, कमिट कर दे फॉर हायर कोर्ट को कमिट कर दे ट्रायल के लिए, या फिर ट्राई फॉर द केस, वो केस को खुद ट्राई करे और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी निर्णय लेना हो वो ले। तो ये सेक्शन 107 का एक महत्वपूर्ण क्लॉज 1 है। 107 का दूसरा क्लॉज ये कहता है इफ द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट हैव रीजन टू बिलीव, यदि कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, वेदर बिफोर और आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, साक्ष्य लेने के पश्चात कोर्ट को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, साक्ष्य लेने से पहले या साक्ष्य लेने के पश्चात,
दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी, सभी या कुछ प्रॉपर्टी का कुछ भाग आर प्रोसीड ऑफ क्राइम, क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, पूरी प्रॉपर्टी का क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर्टी के किसी भाग का क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, कोर्ट को इसका विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, तो द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट में इशू ए नोटिस, तब इस स्थिति में कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है नोटिस इशू कर सकता है, और 5 पर्सन कॉलिंग हिम टू सो कॉल, उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ये प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति को कॉल कर सकता है, और ये कह सकता है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों के भीतर, एज टू वाई एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शॉल नॉट बी मेड, 14 दिनों के भीतर ये इस बात का जवाब दे कि क्यों नहीं उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया जाए। यानी कि जैसे ही कोर्ट को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कोई प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर ऊपर वाले क्लास में और दूसरे क्लास में अंतर ये है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अफसर को एक विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए, यहाँ पर कोर्ट को पर्याप्त विश्वास करने का पर्याप्त कारण जो है इन्वेस्टिगेशन अफसर अगर बता सकता है, तो अगर कोर्ट को बताता है और कोर्ट को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि कोई प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज में हुआ है या ऑफेंसिव कमीशन में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जिसकी प्रॉपर्टी वो है उस व्यक्ति को वो शोकॉज करेगा और उससे पूछेगा कि 14 दिनों के भीतर वो जवाब दे कि क्यों नहीं उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया जाए। Section 107 subclause 3 talks about the where the notice issued to any person under subsection 2। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को नोटिस मिलता है, स्पेसिफाइड एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय other person or behalf of such person, a copy of the notice shall also be served upon such other person। तीसरा बात की गई कि नोटिस किसको सर्व किया जाएगा, इस संबंध में प्रावधान बताया गया। यदि किसी व्यक्ति को क्लॉज 2 के अंतर्गत कोई नोटिस जारी किया जाता है जिसमें किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के द्वारा या उसके बिहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति जो प्रॉपर्टी के कब्जे में, जैसे मान लीजिए कि कोई मकान है, मकान मालिक कहीं और रहता है, वो मकान को कब्जे में, मकान को टेनेंट को उठा रखा है, किसी अपने मकान को किराए पर उठा रखा है, तो अगर उस किराए के मकान वाले के में नोटिस जानी है तो ऐसी स्थिति में वो नोटिस जो है मकान मालिक प्लस किराएदार दोनों जो अफेक्टेड होगा उसको भी ये नोटिस सर्व होनी चाहिए। यही बात सेक्शन 7 सब क्लॉज 3 कहता है। सेक्शन 107 का सब क्लॉज 4 कहता है द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट में, कोर्ट या मजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन, जो 14 दिनों के भीतर एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है, उस 14 दिनों के भीतर एक्सप्लेनेशन आने के पश्चात उस कोर्ट को लगता है इफ एनी टू सो कॉल्ड नोटिस इशू अंडर सबसेक्शन 2 एंड द मटेरियल फैक्ट अवेलेबल बिफोर सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट एंड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच पर्सन और पर्संस may pass an order of attachment in respect of those property which are found to be the proceed of crime। बहुत सी सिंपल सा प्रावधान सेक्शन 107 में सब क्लॉज 4 में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि आयोग को जो है रीजन टू बिलीव है कि कोई प्रॉपर्टी क्राइम में इस्तेमाल हुई है। दूसरा है यहाँ मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको क्राइम में इस्तेमाल हुई है, 14 दिन के भीतर वो उसको शोकॉज करेगा और आदेश देगा कि 14 दिनों के भीतर वो बताए कि क्यों नहीं उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर दिया जाए। 3 में कहा जाता है कि नोटिस की जो समन की जो नोटिस होगी वो उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है या उस व्यक्ति के पोजीशन में जो अन्य व्यक्ति के ब्याह पर प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए दोनों को नोटिस सर्व की जाएगी। और चौथा है नोटिस आने के पश्चात अगर शोकॉज नोटिस अगर जो शोकॉज नोटिस सेक्शन सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि 14 दिनों के भीतर वो जवाब दे, 14 दिनों के भीतर अगर नोटिस का जवाब व्यक्ति के द्वारा दे दिया जाता है और जो प्रॉपर्टी कि क्यों नहीं उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाए और 14 दिनों के भीतर जवाब आने के पश्चात कोर्ट जो है पुनः उस मामले को सुनेगी और अदर पार्टी को जहां तक संभव हो सके उसे हियरिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये नैसर्गिक न्याय का समान सिद्धांत है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि उसको अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको पर्याप्त रूप से सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए क्या करना है। तो यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देने के पश्चात कोर्ट को लगता है कि अटैचमेंट की नोटिस के खिलाफ पारित की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो अटैचमेंट की नोटिस का आदेश जो है वो दे सकता है उस प्रॉपर्टी के खिलाफ जो कि क्राइम में इस्तेमाल हुई है। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, यदि 14 दिनों की नोटिस दी गई है जवाब देने के लिए और उस नोटिस के पाने के पश्चात भी वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता है और द मजिस्ट्रेट और रिप्रेजेंट
his case before the court, the magistrate within a period of 14 days specified in the so-called notice, the court or magistrate may proceed to pass the ex parte order. यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया है कि यदि कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने कोई शो का नोटिस दिया है लेकिन अदर पार्टी 14 दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है और न ही नोटिस का कोई जवाब देता है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है 14 दिनों के पश्चात उसके अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी डिग्री यानी कि बगैर सुने जो है उसके अगेंस्ट जो कोई भी डिसीजन जो है वो पारित कर सकती है। सेक्शन 5 107 का सेक्शन 5 ये कहता है नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 2, सेक्शन 2 के रहते हुए भी if the court or the magistrate is of the opinion that issuing of notice under subsection 2 would defeat the objective of the attachment or seizure, the court or magistrate may by an interim order pass ex parte direct attachment or seizure of such property, and such order shall remain in force till the order under section 6 is passed. That is very important section, dear student. Let me explain here that under section 107 subclause 5 talks about the notice की बात की गई है। 107 सब क्लास 2 में नोटिस की बात की गई है। 14 दिनों की नोटिस जरूर देनी चाहिए, तभी अटैचमेंट की कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए। इसी सेक्शन 2 का अपवाद सेक्शन 5 बताता है। सेक्शन 5 ये बताता है कि सब क्लास 2 के रहते हुए भी सब क्लास 2 को भूल जाइए। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर सब सेक्शन 2 के अंतर्गत नोटिस दिया जाएगा तो नोटिस का पर्पस डिफीट हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे ही नोटिस मिले वो अपनी प्रॉपर्टी को इधर उधर जो है वो हस्तांतरण करना प्रारंभ कर दे या भागने का प्रयास करे या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास करे, ऐसा व्यक्ति करेगा। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो अटैचमेंट या सीजर का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा अगर नोटिस दिया गया तो ऐसे मामले में कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है कोई नोटिस नहीं देगा और बल्कि एक्स पार्टी जो है सीधे ऑर्डर ही पारित कर देगा करेगा, इंट्रीम ऑर्डर पारित करेगा। और वो इंट्रीम ऑर्डर में वो कह सकता है कि जब तक मामले का निस्तारण न हो जाए अंडर सेक्शन सब क्लॉज 6 के अंतर्गत कोर्ट जब तक कोई आदेश न दे दे तब तक जो है वो जो है वो स्थिति जो है इंट्रीम ऑर्डर में कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ पारित कर देगा। यानी नोटिस नहीं देगा कि आप बताइए क्यों ना उसकी प्रॉपर्टी का अटैच किया जाए, सीधे इंट्रीम ऑर्डर ही दे देगा। यानी कि प्रॉपर्टी का हो सकता है अटैचमेंट करने का सीधे ऑर्डर ही दे दे। और इस ऑर्डर में साफ कहा जाएगा सेक्शन 6 के अंतर्गत जो है जब तक कोई नया ऑर्डर पारित ना कर दिया जाए तब तक सेक्शन 5 का ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करेगा। यहाँ लिखा गया प्रॉपर्टी एंड सेल ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स टिल एन ऑर्डर ऑफ सेक्शन 6 इज पास्ड। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? इफ द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट फाइंड दैट द अटैचमेंट और सीज्ड प्रॉपर्टी टू बी द प्रोसीड ऑफ क्राइम, द कोर्ट or the magistrate shall by order direct the DM to irretrievably distribute such proceed of crime to the person who are affected by such crime. It is also very important section, dear student. Section 6 ये कहता है यदि कोर्ट या मजिस्ट्रेट को लगता है कि संपत्ति कोई जो संपत्ति अटैच की गई है वो किसी क्राइम में इस्तेमाल की गई है और तो वो सीधे डीएम को ये ऑर्डर दे सकता है कोर्ट या मजिस्ट्रेट कि उस संपत्ति का रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अनुपातिक बंटवारा करा सकती है उन व्यक्तियों के बीच जो ऐसे क्राइम से अफेक्टेड हैं। यानी कि ये लाइबिलिटी जो है मजिस्ट्रेट को डीएम के ऊपर कोर्ट डाल देगी कि उस जो प्रॉपर्टी जो क्राइम में इस्तेमाल हुई है उस प्रॉपर्टी का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनुपातिक रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको ज़्यादा अफेक्टेड हुआ उसको ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी दी जाएगी, जो कम अफेक्टेड है उसको कम मात्रा में प्रॉपर्टी दी जाएगी। उस हिसाब से अनुपातिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो विक्टिम के बीच में कर देगा। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द ऑन रिसीव ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 द डीएम शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डे। अगर यहाँ पर सेक्शन 6 में बात की गई है कि कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है वो रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर पारित करेगा और सेक्शन 7 में कहा गया कि जैसा ही ये ऑर्डर पारित किया जाता है सेक्शन 6 के अंतर्गत वैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 60 दिनों के भीतर distribute the proceeds of the crime other by him or authorize any officer subordinate to him to effect such distribution। यानी कि सेक्शन 7 में कहा गया है कि सेक्शन 6 में जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा उस ऑर्डर के अनुक्रम में जो है 60 दिनों के भीतर
डीएम जो है या तो रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन खुद कराएगा, अनुपातिक बंटवारा खुद कराएगा, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को कहेगा कि वो उसे बंटवारा रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कराने में जो है वो खुद ही करा दिया, खुद ही कराए या किसी सबऑर्डिनेट को कराने को कर सकता है। लास्ट सेक्शन में कह रहा है इफ देयर आर टू claimant to receive such proceed or no claimant is as certain or there is any surplus after satisfying the claimant, such proceeds of crime shall stand forfeited to the government। बड़ी आसान सा सेक्शन है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 8 ये कह रहा है 107 का सेक्शन सब क्लॉज 8 ये कह रहा है कि यदि पता नहीं चल पा रहा है कि रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में किस क्लेमेंट्स को कितना देना है, रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में वो उसका वो पता नहीं चल पा रहा है, या क्लेमेंट का ही पता नहीं चल पा रहा है, या जिसको देना है या जो विक्टिम है उसका ही पता नहीं चल पा रहा है, या जिस कितना बंटवारा किया जाना है, कितना किस अनुपात में बांटना है, इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो या फिर प्रॉपर्टी क्लेमेंट के बांटने के बाद, यानी कि पीड़ितों को बांटने के पश्चात भी प्रॉपर्टी बच जा रही है, तो ऐसी स्थिति में तीनों ही परिस्थितियों में, या पहला है कि कितनी प्रॉपर्टी बांटना है ये पता नहीं चल पा रहा है, या किस क्लेमेंट को बांटना है उसका पता नहीं चल पा रहा है, या फिर प्रॉपर्टी बांटने के पश्चात जो सरप्लस बच जाए वो कहाँ जाएगा इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो तीनों ही परिस्थितियों में जो है गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को फोरफिट कर देगी और सारा पैसा जो है वो सरकारी खजाने में यानी गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाएगा, डीएम उसको अपने पास नहीं रखेगा। तो ये सेक्शन 8 बात करता है, 107 का सब क्लॉज 8 ये बात करता है। काफी बड़ा क्लॉज था। आई थिंक दैट यू ऑल स्टूडेंट now understand all this clause very lucid manner. I have tried my level best to understand you. तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आई सेक्शन 108, any magistrate may direct or search to be made in his presence or any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। यहाँ पर साथ कहेगा किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो सर्च या सीजर किया जा रहा है और जिसका वो ऑर्डर सर्च और सीजर के संबंध में दे रहा है वो सर्च और सीजर उसके सामने हो ताकि कोई अनैतिक कृत्य न हो पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट जो कि सर्च और सीजर का वारंट इशू करने में सक्षम है वो चाहता है कि उसके सामने सर्च और सीजर किया जाए, तो उस संबंध में ऐसा ऑर्डर दे सकता है। सेक्शन 109 कहता है एनी कोर्ट में इफ इट डीम फिट impound any document or thing produced before it under this संहिता। यानी सेक्शन 9 छोटा सा सेक्शन ये कहता है अगर किसी भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने पास मंगाना चाहिए, इम्पाउंड करना चाहिए या प्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो ऐसे ऑर्डर में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है डॉक्यूमेंट को अपने पास प्रोड्यूस करने के लिए या इम्पाउंड करने के लिए सक्षम है। अब आइए सेक्शन 110 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस where a court in the territory to which this संहिता stand desire that। यानी कि यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 110 ऐसे मामलों में लागू होती है जब किसी कोर्ट में मामले का ट्रायल या इंक्वायरी या अन्य चीजें इस संहिता के अंतर्गत चल रही है और अभियुक्त या दस्तावेज किसी दूसरे न्यायालय या किसी दूसरे राज्य के जुडिक्शन में है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट मामले को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी दस्तावेज या व्यक्तियों के संबंध में चाहे तो सम्मन टू एन एक्यूज, किसी भी एक्यूज को सम्मन इशू कर सकता है, और वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज पर्सन, किसी व्यक्ति को एक्यूज करने के लिए एक्यूज को पकड़ने के लिए वारंट इशू कर सकता है। दो चीजें, एक्यूज को सम्मन कर सकता है, दूसरा एक्यूज को पकड़ने के लिए वारंट इशू कर सकता है, और तीसरा दोनों चीजें एक्यूज के संबंध में, और तीसरा है अ समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड द प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, किसी अन्य व्यक्ति को जिसके पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी थिंग्स है उसे प्रोड्यूस करने के लिए वो न्यायालय जो है उसे कह सकता है, समन जारी कर सकता है, या फिर सर्च वारंट। यानी 4 चीजें कहे गए हैं जिसमें 2 चीजें एक्यूज से संबंधित है, एक्यूज को कोई समन कर सकता है, एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को जिसके पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट या थिंग्स है उसे प्रोड्यूस करने के लिए आदेश जैसे समन कर सकता है, या फिर सर्च वारंट इशू कर सकता है, और इशू बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेसेस। 2 चीजें यहाँ पर बात की है, अगर जो सर्च वारंट इशू किया गया है या ये चारों चीजों जो इशू की गई है वो किसी
ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो कि लोकल जुडिक्शन में नहीं रहता है, यानी जो चारों चीज़ें जो कोर्ट ने इशू की है वो किसी ऐसे जुडिक्शन के संबंध में है जो कि अभियुक्त या एनी पर्सन जो है वो एक्यूज एनी पर्सन जो है वो भारत के किसी लोकल कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में इट में सेंड सच समन और वारंट इन डुप्लीकेट। ऐसी स्थिति में जो ओरिजिनल कोर्ट है जो कि समन जारी कर रही है या जो कि वारंट जारी कर रही है वो जो है उसे डुप्लीकेट कॉपी में जारी करेगा, और डुप्लीकेट कॉपी में जारी करने के पश्चात उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो भेजेगा जिस कोर्ट में ऐसा व्यक्ति या अभियुक्त रह रहा है कि, और ऐसी स्थिति में वो डुप्लीकेट कॉपी लेकर जो है कोई भी पुलिस अधिकारी जो है ऐसे व्यक्ति को समन या वारंट की तामील कराएगा। और जब भी वारंट और समन की तामील कराएगा सेक्शन 70 के सारे क्लॉजेज इस अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत सारे प्रावधानों का पालन किया जाएगा। ये बात जो है ये सेक्शन 109 का सब क्लॉज 1A कहता है। यानी कि पुनः अगर मैं रिपीट करूं तो कि सेक्शन 109 का सब क्लॉज ये कहता है कि जहां पर भी समन इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा या फिर वारंट इशू किया गया है एक्यूज को पकड़ने के लिए या किसी व्यक्ति को थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट ने समन इशू किया गया है या कोई सच वारंट इशू किया गया है, और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट या सच वारंट इशू किया गया वो लोकल जुडिक्शन के बाहर रहता है, कोर्ट जिस कोर्ट में इसे जारी किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो ओरिजिनल कोर्ट है ये समन और वारंट की डुप्लीकेट कॉपी में जारी करेगा, और ऐसे स्थिति में जो जिस लोकल जुडिक्शन के भीतर वो अभियुक्त या व्यक्ति रहता है उस कोर्ट के न्यायालय को ये कॉपी भेजी जाएगी, और वो कोर्ट जो है किसी पुलिस अधिकारी को आदेश देगा कि वो उस वारंट की या समन की तामील कराए, और तामील कराने के बाद उस व्यक्ति को उस थिंग्स को या डॉक्यूमेंट को जो है उस ओरिजिनल कोर्ट वाले जिसने कि समन या वारंट जारी किया ओरिजिनल कोर्ट उसको वो सारी चीज़ें वो सौंप दिया जाएगा। यही बात जो है सेक्शन 110 का सब क्लॉज 1 करता है। सब क्लॉज 2 ये कहता है, यहाँ पर बात की गई है लोकल जुडिक्शन के बारे में, जो भारत के भीतर के कोर्ट के बारे में सेक्शन 110 का सब क्लॉज 1 लागू होगा। सेक्शन 110 का सब क्लॉज 2 उस मामले में लागू होगा जब न्यायालय के जो है जिस न्यायालय ने भारत के भीतर किसी न्यायालय ने कोई समन वारंट इशू किया गया है लेकिन एक्यूज जो है भारत के बाहर यानी कि विदेश में वो रह रहा है, ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी इसके संबंध में 110 का सब क्लॉज 2 अप्लाई करता है, which talks about in any country or place outside India, भारत के बाहर किसी देश में, in respect of which arrangement has been made by the central government with the government of such country, सेंट्रल गवर्नमेंट और उस कंट्री में जहां पर वो अभियुक्त छिपा हुआ है या दस्तावेज रखा हुआ है उस दोनों कंट्री के बीच में उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए सर्विस और एजुकेशन और समन और एजुकेटेड इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर उस दोनों आप कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर जो है पत्रपण की संधि के अंतर्गत वो न्यायालय से आग्रह करेगी कि उसको समन और वारंट एग्जीक्यूट कराए। अगर आप सेक्शन क्लास 2 के अनुसार अगर आप देखें, यदि भारत के भीतर किसी कोर्ट में किसी एक्यूज व्यक्ति को समन या वारंट इशू किया गया है लेकिन वो व्यक्ति भारत के बाहर किसी कोर्ट की जुडिक्शन में रह रहा है तो भारत के न्यायालय के पास उसका जुडिक्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी, यानी कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस देश की गवर्नमेंट से आग्रह करे कि ऐसे व्यक्तियों का या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स का ट्रायल जो हमारे कोर्ट में चल रहा है और वो ट्रायल आगे तभी बढ़ेगा जब उस डॉक्यूमेंट थिंग या उस व्यक्ति को वहाँ से बुलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकारों के बीच में जो ट्रीटी होती है उस ट्रीटी के अंतर्गत खासकर जो प्रत्यर्पण की ट्रीटी होती है इत्यादि की अभियुक्त को पकड़ने के पश्चात वो पुनः जो है उस कंट्रैक्टिंग स्टेट को सौंप देगा, उसी के तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे उस व्यक्ति को या उसके डॉक्यूमेंट को वापस मंगवाकर अपना यहाँ पर क्रिमिनल ट्रायल चला सकती है। ये सेक्शन 110 में बात बताई गई है। इसी का लास्ट सेक्शन अगर आप देखें तो 111 में जो बात की गई है, अगर आप देखें 111 में जो बात की गई है कि
110 का सब क्लॉज 1 ये है, सब क्लॉज 2 जो कि हमने लिखा नहीं है। सब क्लॉज 2 में सिमिलर क्लॉज है कि अगर कोई भारत की कोई न्यायालय जो है कोई सम्मन एक्यूज को जारी की गई है, कोई वारंट एक्यूज को जारी किया गया है, या किसी डॉक्यूमेंट या थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी व्यक्ति को कहा गया है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया, यानी चारों परिस्थितियों में जो है अगर जहां कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई सर्विस या एजुकेशन के लिए ऐसा रिसीव किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सम्मन और वारंट को का एजुकेशन उसी प्रकार से भारतीय कोर्ट कराएगी जैसे कि उसके खुद के जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति रह रहा है। और जब ऐसा वो करेगी तो ऐसी स्थिति में अगर वारंट ऑफ अरेस्ट एजुकेशन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अरेस्टेड पर्सन को सेक्शन 82 इस अधिनियम की इस संहिता की धारा 82, जिसमें कि प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू, या फिर सेक्शन 83 जो की बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट को फॉलो किया जाएगा। और अगर यदि सच वारंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो थिंग्स सर्च के दौरान पाई जाती है उस संबंध में धारा 144 जो है, जिसको जो बात करती है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ड्यूरेशन का प्रॉपर फॉलो जो है वो किया जाएगा। तो इस दोनों सेक्शन को देखिए, सेक्शन 110 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस का मतलब है कि भारत के भीतर अगर एक न्यायालय के द्वारा जुडिक्शन में किसी दूसरे न्यायालय के जुडिक्शन में जब मामला आ रहा है तो कैसे कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और सेक्शन 110 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि भारत के बाहर अगर किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोई अभियुक्त या उसका कोई डॉक्यूमेंट के लिए जो सम्मन भेजा जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसके संबंध में कौन सी प्रोसीजर अडॉप्ट की जाएगी। तो ये दोनों ही अरेंजमेंट जो है वो जुडिक्शन की बात करता है कि कोर्ट जो है वो भारत की है, और अभियुक्त जो है या किसी व्यक्ति को थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो दिया जा रहा है, समन और वारंट इशू किया जा रहा है, वो भारत के बाहर रहता है। तो इन दोनों के संबंध में यह सेक्शन 110 बात करता है। तो आई होप कि जितने भी सेक्शन हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 5 से लेकर 110 तक, विच टॉक्स अबाउट द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ ए थिंग, और ये जो ए में समन की बात की गई थी, बी में वारंट की बात की गई थी, सी में जो है व्हाट इज ट्रीटमेंट वगैरह की बात की गई थी, या सच की बात की गई थी, और सेक्शन डी में जो है मिसलेनियस क्लॉज की बात की गई थी। ये सारे क्लॉज को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है, और आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट आर गेटिंग माई पॉइंट in very lucid manner. So I hope wish you all the best, my dear student. Thank you.